हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट मैथ्स और द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। प्रीवियस सेशन से हमने चैप्टर 8 के टॉपिक और सेशन 8.4 को स्टार्ट किया, दैट इज सेड टू बी अ जनरेटिंग फंक्शंस। तो और उस सेशन के अंदर हमने बेसिक जनरेटिंग फंक्शंस को समझा विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में कुछ थ्योरम्स हैं और उसके प्रॉब्लम है जो इस सेशन पे हम जानेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि चैप्टर 8 को आप स्टार्टिंग से अगर देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स एंड सेशन, तो हर आने वाले नेक्स्ट टॉपिक आपको बड़े आसानी के साथ समझ में आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक एंड एग्जाम्पल। तो ये तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं 8.4 जनरेटिंग फंक्शन का। तो एज वी हैव डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन के जनरेटिंग फंक्शंस क्या है, बेसिक डेफिनेशन जानी, और डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि सीक्वेंसेस की वैल्यूज़ अगर दी जाए तो हम जनरेटिंग फंक्शंस कैसे बना सकते हैं और फिर उसका क्लोज फॉर्म किस तरह से देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी। तो इस सेशन पे हमें स्टार्ट करना है यूज़फुल फैक्ट अबाउट द पावर सीरीज़। तो एज वी नो कि जो पावर सीरीज़ है इसमें हम डिफरेंट काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, काउंटिंग प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, उन टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब हम कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस की, तो वो डायरेक्टली उसके कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कैलकुलस से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो हम उसकी डेप्थ पे तो विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलस नहीं जा रहे। लेकिन जब हम डिस्क्रीट वाइज बात करते हैं तो हम उस जनरेटिंग फंक्शंस को रीड करते हैं जो पावर सीरीज से रिलेटेड होते हैं और हमें काउंटिंग के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में यूजफुल मैनर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो एक्चुअली ये एक जनरेटेड फंक्शन है एक सीक्वेंस का। द वैल्यू विल बी 1 1 1 1 1 सो ऑन। सो इट्स अ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस 1 1 1 1 सो ऑन बिकॉज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो। अब मैं यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन पे जाना कि जनरेटिंग फंक्शंस का जो बेसिक फार्मूला है वो a x टू पावर 0 प्लस a x टू पावर 1 a x टू पावर स्क्वायर एंड a x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह के फॉर्मेट की वैल्यूज़ लेकर चलता है। क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सीक्वेंसेस 1 के साथ है तो यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू हर जगह 1 ही होगी और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ये अंडरस्टूड हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ फॉर ऑल x इज लेस देन इक्वल टू 1 मॉड के साथ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये पहली एग्जाम्पल थी तो हमने इसको यहाँ पर सीक्वेंसेस क्रिएट कर लिया। ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन पे। ठीक, तो ये बुक के फॉर्मेट पे था तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ax। अब यहाँ पर सीक्वेंसेस तो वैसे ही जनरेट हो रहे हैं लेकिन ये कॉन्स्टेंट एक टर्म के साथ है a of x, जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो सीक्वेंसेस जनरेट हो रहे हैं वो पावर्स के रिस्पेक्ट से हो रहे हैं। कैसे? इज अ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन because a डिवाइड बाय a माइनस ax that will be the generating function of this sequence। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, फिर नेक्स्ट जो है वो a of x है, फिर ax स्क्वायर है, फिर a क्यूब x क्यूब होगा एंड सो ऑन। तो इस रिस्पेक्ट से मैं इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ax लिख सकता हूँ। When a of x is less than 1 और इक्विवेलेंटली for x is less than 1 डिवाइड बाय mod of a for a is not equal to 0। सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमने देखा कि जनरेटिंग फंक्शंस दिया जाए तो हम उसके सीक्वेंसेस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें सीक्वेंसेस दिया जाए तो हम जनरेटिंग फंक्शन को किस तरह से रीड कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने प्रीवियस सेशंस पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर करके भी दिखाई थी। आगे चलते हैं। आगे थ्योरम 1 है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब हम जनरेटिंग फंक्शन को देखते हैं तो उसके बाद थ्योरम 1 हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f of x है दैट इज इक्वल टू द a k x टू पावर k के बराबर है, और ये बिल्कुल सेम क्लोज फॉर्म है हमारे जनरेटिंग फंक्शन का। और इसी तरह से अगर हमें सेकंड फंक्शन g of x दिया जाए वो भी हमारा क्लोज फॉर्म हो जनरेटिंग फंक्शन का, बस फर्क यहाँ पे ये है कि a की जगह यहाँ पर b इस्तेमाल किया जा रहा है। देन f of x प्लस f of g इज इक्वल टू समेशन ऑफ द वैल्यू a k प्लस b k मल्टीप्लाई बाय x टू पावर k, और अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द समेशन मल्टीप्लाई बाय समेशन a j b k माइनस j मल्टीप्लाई बाय x टू पावर k। अब इन दो पार्ट्स को, यानी अगर मैं इसे स्टार 1 और स्टार 2 दूँ तो अब इन्हें हम
डिफरेंट प्रॉब्लम पे यूज़ होता हुआ देखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन। कैसे? एग्जाम्पल से 6 सजेस्ट लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ये जनरेटिंग फंक्शन एक्सपेंड हो रहा होगा और एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा होगा। तो यूज एग्जाम्पल 4 टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a0, a1 एंड a2 एंड सो ऑन। तो इसके कोफिशिएंट हमें मालूम करने इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने थ्योरम 1 के इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन को हम इस फंक्शन पे यूज़ करते हुए सीक्वेंस के क्या मालूम करना चाहते हैं, कोफिशिएंट मालूम करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, हमने सबसे पहले फंक्शन को देखा। एग्जाम्पल 4 हमारी ये थी कि 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बस फर्क ये है कि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है और 4 में स्क्वायर मौजूद नहीं था एग्जाम्पल 4। तो यही वजह है कि एग्जाम्पल 4 को यहाँ डिस्कस किया गया। अब हमें थ्योरम 1 अप्लाई करना है। तो थ्योरम 1 हम अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पर जो कि क्वेश्चन 6 का है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ लिखा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। तो ये पार्ट हमारा डायरेक्टली लिखा समेशन ऑफ वैल्यूज 1, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो कोफिशिएंट वैल्यू इनिशियली 1 है। तो इस 1 को जब हम एक्स ऑफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1। तो इस पार्ट को हमने k प्लस 1 के लिए रिजर्व कर लिया और उसके बाद जो पार्ट है x टू पावर k वो अपनी जगह रहा। तो ये हमारा आ गया टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द सीक्वेंस a0, a1 एंड a2 के लिए इक्वेशंस, और ये इक्वेशन फॉलो कर रही है थ्योरम 1 को। होप यू विल अंडरस्टैंड कि थ्योरम 1 क्या है और किस तरह से हम बेस्ड ऑन द क्लोज फॉर्म ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं या सीक्वेंसेस के कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्लोज फॉर्म ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक डेफिनेशन है जो एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले समझते हैं क्या है। लेट यू बी द रियल नंबर एंड k इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 2 वेरिएबल है। देन द एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट या बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसका एक वेरिएटेड फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है u ऑफ k। तो u ऑफ k इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्म। तो u ऑफ k इज इक्वल टू u माइनस 1 एंड सो ऑन u माइनस k प्लस 1 डिवाइड बाय k फैक्टोरियल व्हेन k is greater than 0. Otherwise, k is equal to 1. We can just assign the value 1 here. ठीक है, that saves the definition 2. So there's a problem. Find the values of the extended binomial coefficient. हमें extended binomial coefficient की values find करनी है where the value of u and k, तो u of k जो यहाँ मौजूद था वो हमें -2, 3 and half and 3 मौजूद, ठीक है। तो हम सबसे पहले based on this pair wise equation हमने यहाँ पर देखा कि जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आप देख रहे हैं k की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई है 3, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो उसका मतलब है कि हम इस पार्ट को यूज़ करेंगे। तो जो वैल्यूज़ अवेलेबल थी, u की वैल्यू -2 है, k की वैल्यू 3 है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने तमाम वैल्यू पुट की और तमाम वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिली, लास्ट आंसर मिला वो मिला -4, ठीक है। अब ये किस तरह से आ रहा होता है, हम कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस के फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखें। सिमिलरली टेकिंग u, अब फर्स्ट के लिए तो हमने कर लिया, अब हम सेकंड के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर u की वैल्यू हाफ है और k की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तमाम वैल्यूज पुट की वेरी सिंपल अपने फार्मूले पे, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/6, विच मीन दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंडेड को बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 2/3 इज इक्वल टू -4 एंड ½ इज इक्वल टू 1/6। द नेक्स्ट वन इज अ थ्योरम 2। तो जिस तरह से हमने थ्योरम 1 के बाद डेफिनेशन 2 देखी, अब हम थ्योरम 2 को देख रहे हैं जो कि एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम से। सो द एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम सेज लेट x be the real number and x is less than mod of x, or the positive number you can say is less than 1, and u be the real number. So we can say that a plus x to power u will be expanded in a form of the u of k multiplied by x to power k. जिस तरह से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ते हैं या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम अपने फॉर्मूले को a प्लस बी टू पावर एक्स को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, जिसमें हमने पास्कल ट्राइंगल देखा। ये सारी चीज़ें हम काउंटिंग के बेसिक चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मज़ीद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तरतीब से अगर सारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में हम किस तरह से वैल्यूज़ को एक्सपेंड कर रहे थे। तो वो स्पेंड होने के बाद वैल्यूज़ किस तरह से रिप्रेजेंट होती है सिक्वेंसेस पे। तो क्या उस सिक्वेंसेस को मैं क्लोज फॉर्म पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही चीज़ तो हम देख रहे हैं। तो ये उसका क्लोज फॉर्म हुआ। तो a प्लस
a plus x to power u is equal to sum of the all value of k that is start from 0 to infinity u of k। तो जितने भी k वैल्यूज होगी वो हम करेंगे और हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा x to power k। तो फाइंड द, देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x प्लस x टू माइनस n एंड 1 माइनस x टू पावर माइनस n। यानी दो हमें सिक्वेंसेस दी गए हैं, ठीक है, एंड के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग द एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम। सो द फर्स्ट थिंग, थ्योरम के हमने वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो फर्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो 1 प्लस एक्स माइनस एन के साथ है, तो मैंने 1 प्लस एक्स माइनस एन लिखा और इस माइनस एन को, क्योंकि ये u की जगह यूज़ हो रहा है ना, ये देखें, तो इस u को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा माइनस एन से और x, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। तो यूजिंग एग्जाम्पल 8, ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ सिंपल फार्मूला फॉर माइनस एन के वी ऑब्टेन, ठीक है, हमने एग्जाम्पल 8 को यूज़ किया और एग्जाम्पल 8 के मुताबिक माइनस एन ऑफ के को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने इस फार्मूले को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल 8 देखें तो वहाँ पर ये एक्सपेंड करके दिखाया जा रहा है कि मैं बाइनोमियल थ्योरम को किस तरह से एक्सटेंडेड वे पे लिख सकता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, 1 प्लस एक्स को इस फॉर्म से इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। तो समेशन ऑफ द वैल्यूज -1 का की पावर के कॉन्स्टेंट सी एन प्लस के -1 कॉमा के एक्स टू पावर के। तो ये जो पूरा पार्ट था ये इस फॉर्मेट से चेंज हो गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे यही बताया गया ना, माइनस एन ऑफ के, तो एग्जाम्पल 8 के मुताबिक मैंने इसे चेंज कर दिया। सो आफ्टर दैट रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, ठीक है, x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस एक्स था तो हमने माइनस एक्स कर दिया, क्योंकि अब क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट था, क्योंकि ये तो हमने पहला काम कर लिया, ये किसके लिए किया, 1 प्लस एक्स के लिए। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स के लिए करना है। तो बस मैंने इसी सेंस को यहाँ पे यूज़ किया और जहाँ पे प्लस था माइनस कर दिया, बाकी तमाम वैल्यूज रिट कर दी। तो दैट विल बी द generated function using the extended binomial theorem of this one. Hope you will understand. थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है क्योंकि मैं थोड़े से वेव को शॉर्ट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड्स में या प्रीवियस सेशन के अंदर जनरेटिंग फंक्शंस को ब्रेक वाइज तोड़ते हुए समझ चुके हैं कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से काम कर रहा होता है। तो अगर आप सारी चीज़ों को तरतीब से देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। Okay, that is the solution of the theorem 2 question. The next thing, counting problem and generating function. तो another thing very important कि generating functions में हम counting problem को कैसे solve करते हैं, यही चीज़ हमने previous example में भी देखी। So the generating function can be used to solve a wide variety of the counting problem. In particular, they can use to count the number of the combinations of the various type. In chapter 6, we developed our techniques, count our combinations from the set of the n elements with repetition, without repetitions. Additional constraint may exist. Such problem are equivalent for the counting equivalent to counting the solution of the equations of the form of this. तो सबसे पहले तो जो सिंपल चैप्टर था हमारे पास, सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस काउंटिंग है, और चैप्टर 6 में हमारे पास जो चैप्टर नेम था वो काउंटिंग। तो हमने काउंटिंग के अंदर देखा था कि जनरेटिंग फंक्शंस को क्योंकि हम काउंटिंग प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस, इसी तरह से रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशंस के कुछ बेसिक तरीके देखे थे कि काउंटिंग प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो उस प्रॉब्लम की इक्विवेलेंट फॉर्म जो है इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस इस तरह से लिखा जा सकता है, e1 प्लस e2 टिल टू द वैल्यू ऑफ en इज इक्वल टू c, विच मीन कांस्टेंट, वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड ईच e ऑफ i इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी मतलब ये हुआ कि e1 e2 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दैट मे बी सब्जेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा कि जिस प्रॉब्लम में जिस तरह के कांस्टेंट मौजूद है उस काउंट के मुताबिक हम यहाँ पर ई को इस्तेमाल करेंगे। तो जनरेटिंग फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू सॉल्व काउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप्स। एज एग्जाम्पल 10 to 11 शोज अकॉर्डिंग टू द बुक। तो 10 से 12 तक की जो एग्जाम्पल है वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो शो कर रही हैं। उनमें से मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर ली हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सोल्यूशन है e1 प्लस e2 प्लस e3 इज इक्वल टू 17 के लिए। तो हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन मालूम करना है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंट यहाँ पर 3 होते हैं और उनकी वैल्यूज़ जो है वो 17 है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि e1, e2, e3 आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, जबकि हर e की रेंज डिफाइन की गई है। अगर मैं e1 की बात करूँ तो e1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस दैन इक्वल टू 5, यानी 2 से 5 के दरमियान। e2 की रेंज जो है वो 3 से 6 के दरमियान है और e3 की रेंज जो है वो 4 से 7 के दरमियान है। तो अगर मैं e1, e2 और e3 के लिए सेपरेटली जनरेटेड फंक्शन बनाऊँ तो सिंपली क्या होगा, क्योंकि इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है 2 से 5 के दरमियान, तो हमारी वैल्यूज़ बन जाएगी फर्स्ट x2 प्लस x3 प्लस x4 x5, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है,
और 5 तक जा रहा है। पर अगर मैं E2 की बात करूँ तो 3 से 6 के दरमियान हो गए, और 3 की बात करूँ तो 4 से 7 के दरमियान हो गए। तो ये तीनों के क्या हो गए, जनरेटेड फंक्शन हो गए। हम जानते हैं कि जनरेटेड फंक्शंस के सोल्यूशन के लिए तीनों का कंबाइंड प्रोडक्ट निकाला जाता है, और कंबाइंड प्रोडक्ट हम हमेशा उस कोफिशिएंट के लिए निकाल रहे होते हैं, उस पावर के लिए जो हमारे प्रॉब्लम का मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, तमाम सीक्वेंस को एक साथ लिखा। दिस follows because a term equal to is obtained in a product by picking a term in a first sum of the x to power e1, a term of the second sum e to power x to power e2, and the third term of the sum x to power e3, where e1, e2, e3 equal to 17, and based on this there are 3 solutions is the coefficient of x17, क्योंकि x17 के लिए ये यूज होगा, तो is the product of the 3, which means the generating function will be represent like this x to power 17। ठीक है, तो इस बेस पर जो हमारे पास प्रोडक्ट वैल्यूज आएगी उसकी वो आएगी 3। सो दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन, ओके, सो द एग्जांपल सेज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 आइडेंटिकल कुकीज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 डिस्टेंट चिल्ड्रन। ठीक है, 3 चिल्ड्रन के दरमियान हमें 8 आइडेंटिकल कुकीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ ईच चाइल्ड रिसीव at least 2 cookies, ठीक है, at least 2 cookies वो रिसीव करे, and no more than 4 cookies, और 4 से ज़्यादा वो ना करे। 3 आइडेंटिकल या 3 डिस्टेंट चिल्ड्रन है, तो अगर मैं फर्स्ट के लिए यानी फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए जनरेटिंग फंक्शन बनाऊँ तो दैट एट लीस्ट 2 लेकिन नॉट मोर देन 4, तो x² प्लस x³ प्लस x4 ये फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए हो गया। इसी तरह से सेकंड के लिए भी यही जनरेटिंग फंक्शन बनेगा और थर्ड के लिए भी यही बनेगा। तो क्या मैं इस फॉर्मेट को इस तरह से लिख सकता हूँ, x² प्लस x³ प्लस x⁴ होल टू पावर 3, यानी 3 के लिए हो गए। यही चीज़ बताई जा रही है कि इन द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस Cn इज द नंबर ऑफ द वे टू डिस्ट्रीब्यूट n कुकीज़। n कुकीज़ यानी हमारे पास टोटल जो है वो 8 कुकीज़ है। ठीक है, बिकॉज देयर आर 3 चिल्ड्रन, दिस जनरेटिंग फंक्शन इज लाइक दिस। 3 चिल्ड्रन है तो उसके लिए 3 का हमने यहाँ पे क्यूब इस्तेमाल किया। फर्दर, तो ये हमारा एक जनरेटिंग कंप्लीट फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसी फंक्शन को दोबारा और उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई पर फॉर्म पर दिखाया जाएगा। वी नीड द कोफिशिएंट ऑफ द x टू पावर 8, जिस तरह से हमने फर्स्ट 8.4 के सेशन पे देखा था कि, या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में कि जब हम पेनीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या चेंज वैल्यूज़ के लिए, डॉलर के चेंज वैल्यूज़ के लिए, तो क्वार्टर्स थे हमारे पास, टाइम्स थे, तो वहाँ पर हमने इस तरह से कुछ जनरेटिंग फंक्शन बनाया था क्योंकि हमें सेंड के रिस्पेक्ट से ये वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी, इसके कोफिशिएंट रिक्वायर्ड था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमें कोफिशिएंट किसका रिक्वायर्ड है, x to power 8, क्यों, क्योंकि 8 identical cookies हैं in a product. So the reason is that x to power 8 term in the expression correspond to the way that 3 terms can be selected with one from each factor that have exponent adding up to the 8. Furthermore, the exponents of the term from the first, second and the third factor are the numbers of the cookies and the first, second, third and first, second, third children receive respectively. So computation shows that the coefficient equal to 6, ठीक है, hence there are the 6 way to distribute the cookies so that each children receive at least 2 but not 4 cookies. So the coefficient equal ये है कि अगर हम हाईली कंप्यूटेशनल पावर अप्लाई करें, यानी फिर से बात है जब हम इस तरह से कोफिशिएंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट चल लें कि हमने जब कंप्यूटेशनल पावर अप्लाई की तो हमें जो कोफिशिएंट वैल्यू मिला किसका, 8 of 8 का, वो क्या मिला, 6 मिला। सो दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो के कॉम्बिनेशन वे पर है। द एग्जाम्पल सेज यूज जनरेटिंग फंक्शंस टू फाइंड द नंबर ऑफ के कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स दैट इज अ n ऑफ k। तो कॉम्बिनेशन वेज पर ये क्वेश्चन मौजूद है और हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है n या फिर k कॉम्बिनेशंस के लिए। So the each of the n element in the set of the combination is 1 plus x to the generating function, where f of x is equal to summation of k is equal to 0 to n a to power k x to power k। ये हमारा basic close form है generating function का, as we have discussed now. So hence f of x equal to 1 plus x to power x, where f of x is the generating function of a of k. So we can represent this according to the binomial theorem which we have discussed now. तो बाइनोमियल थ्योरम के रिस्पेक्ट से क्या मैं इसे इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, n ऑफ k x टू पावर k, यानी ये पार्ट a ऑफ जो k था वो बाइनोमियल n ऑफ k पे कन्वर्ट हो गया। जब n ऑफ k पे कन्वर्ट हुआ तो बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन
क्योंकि हमारे पास के कॉम्बिनेशन था, तो इसको मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे। तो बेस्ड ऑन दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस जनरेटिंग फंक्शन विल बी लाइक दिस, सी ऑफ के विच मीन कॉम्बिनेशन सी and n the values and k the combination required is equal to n factorial divided by k factorial n minus k factorial. That will be the answer. And here it is some useful generating functions जो कि बुक पे भी मौजूद है, मैंने स्लाइड्स पे ऐसे यहाँ पे शो किया है। मैं कुछ चीज़ें बुक से शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही। तो हमें ये जनरेटिंग फंक्शंस देखकर दो चीज़ों का पता चलेगा, एक तो ये हम इसके क्लोज फॉर्म को किस तरह से लिखते हैं, उसके सिक्वेंसेस किस तरह से आते हैं, और बाइनोमियल वे पे या क्लोज फॉर्म पर ए ऑफ के फॉर्मेट पे उसे कैसे लिखा जा रहा होता है। चैप्टर 8 पेज नंबर 542 पर यूजफुल जनरेटिंग टेबल मौजूद है, टेबल 1 पे, जिसमें जी ऑफ एक्स विच मीन जनरेटिंग फंक्शन है और ए ऑफ के विच मीन उसकी वैल्यूज़ है, दैट सीक्वेंस वैल्यूज़। तो 1 प्लस एक्स टू पावर एन, जिसको अभी हमने ओपन करके भी देखा, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इसे ए ऑफ के पे इस तरह से दिखाया जा रहा है। इसी तरह से ए ऑफ एक्स पे इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई है। फिर इसी तरह जो हमने फर्स्ट सेशन 8.4 पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखे थे, उसकी यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई है, क्लोज फॉर्म और सीक्वेंस फॉर्म और उसकी ए ऑफ के की इनिशियल वैल्यूज़ एंड सो ऑन। डिफरेंट यहाँ पर जो है वो सीक्वेंसेस मौजूद हैं। तो हाईली रिकमेंड कि आप इन चीज़ों को बुक्स पे ज़रूर देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि हम इसमें से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो बेस्ड ऑन द कवर्ड टॉपिक्स आप सीक्वेंसेस और जनरेटेड फॉर्म को बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो बैक टू द स्लाइड एंड द लास्ट थिंग, जनरेटिंग फंक्शंस टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन हमने चैप्टर के स्टार्ट पे ही देखा हुआ है। चैप्टर 8 पर जब हम 8.2 पे थे तो हमने जनरेटिंग फंक्शंस देखा, उसके एप्लीकेशंस भी देखे रिकरेंस रिलेशन के। तो जनरेटिंग फंक्शंस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, कैसे? वी कैन फाइंड द सोल्यूशन टू अ रिकरेंस रिलेशन एंड इट्स इनिशियल कंडीशन बाय फाइंडिंग एन एक्सप्लिसिट formula for the associated generating function. What does it mean? It means that we have a recurrence relation a of k sense, ठीक है, a of k पे ये वैल्यूज मौजूद है, a of k is equal to 3ak minus 1। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये होमोजीनियस है और साथ ही साथ लीनियर होमोजीनियस ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो 1 आएगी। k की वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड और इनिशियल वैल्यू a नॉट हमें 2 दिया गया है। हम ये देख चुके हैं कि हमें जनरेटिंग फंक्शन रिकरेंस रिलेशन दिया जाता है तो हम उसके बेस्ड ऑन द डिग्री एंड ऑर्डर उसे किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, उसकी क्लोज फॉर्म पे जाते हैं। लेकिन अभी हमें देखना है कि जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से रिकरेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो लेट जी ऑफ एक्स बी द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस ए ऑफ के विच विल इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के एक्स टू पावर के। बिल्कुल वेरी सिंपल, यही चीज़ें हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिकरेंस रिलेशन का क्लोज फॉर्म यही है। इस चीज़ को हम थ्योरम 1 पे भी देख चुके हैं। सो बेस्ड ऑन दिस एक्स of g of x is equal to summation of a k x k plus 1 is equal to a k minus 1 k x to power k। यानी x g of x का मतलब ये है कि हम x की वो वैल्यूज़ जो रिकरेंस पे है और जनरेटिंग फंक्शन जो ओरिजिनली g of x का है उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन वी सी दैट g of x minus 3x g of x is equal to this form। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स को थोड़ा शॉर्ट वे पे दिखाया गया है। अगर आप अलजेब्रिक फॉर्मेट पे देखें तो इस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो स्टेप्स यूज़ किए जाएंगे जिसके ज़रिए से इक्वेशन को रिजॉल्व किया जाता है टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। तो अगर आप इस स्टेप्स पे देखें तो जी एफ माइनस 3x जी ऑफ एक्स है, और अगर मैं यहाँ से जी ऑफ एक्स को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x, राइट, यही होगा। और इसी 1 माइनस 3x को अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर जनरेटेड फंक्शंस के नीचे यूज़ किया हुआ 1 माइनस 3x वैल्यू, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 जो कि इनिशियल वैल्यू होगी, जबकि a ऑफ k हमारे पास 3ak माइनस 1 होगा। तो बिहाफ ऑफ दिस आप देखें यहाँ से जब कॉमन वैल्यू ली गई तो g ऑफ x की वैल्यू 2 रही। तो सॉल्विंग द g ऑफ x शो दैट g ऑफ x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, यानी ये 2 था, डिवाइड वैल्यूज आ गई 1 माइनस 3x की, ठीक है। तो g ऑफ x बराबर हो गया 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 3x, दिस वन। Using the identity 1 divided by 1 minus gx that is equal to this closed form of the generating function. So using according to the table 1. So this will be the solution of the given recurrence relation using the generating function. Consequently, a of k is equal to 2.3 of k. That will be the closed form of the recurrence relation as well. So that's all about the 8.4। थोड़ा सा ट्रिकी एंड क्रिटिकल ज़रूर था, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल सोल्यूशंस और एक्सरसाइज सोल्यूशंस पे ही समझ में आती हैं। तो आई रिकमेंड कि
इसमें से कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। बुक्स जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हर टॉपिक में मैं टॉपिक बता रहा होता हूँ, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उसे ज़रूर सॉल्व करें, और साथ ही साथ जो फर्दर एग्जांपल्स वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी देखें, ताकि आप स्ट्रांगली कमांडफुल हो सकें इस टॉपिक में अंदर। तो आई एम श्योर कि ये सेशन बड़ा यूज़फुल रहा होगा बेस्ड ऑन द टॉपिक। फिर भी कोई सवाल है या सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट सेशन पर उसे कवर किया जा सके। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू देयर।